हेलो बच्चों, आज मैं करवाऊंगा आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की कई वीडियो पहले बन चुकी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और आज का हमारा टॉपिक है एसेट्स। ठीक है, तो एसेट्स की भी 2 वीडियो बनी है, एक वीडियो पहले बन चुकी है, एक वीडियो आज बन रही है। ठीक है, तो अगर आपको एसेट्स को अच्छे से समझना है तो आप लोग क्या करना, प्लेलिस्ट में जाना और एसेट्स की पहली वीडियो देख लेना। और मैं हो सके तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या करना, फर्स्ट पार्ट देख लेना कि एसेट्स क्या होता है और एसेट्स कितने तरह का होता है। उसके बाद जाकर जब तुम एसेट्स का सेकेंड पार्ट देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में मैंने बताया था कि एसेट्स क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया था कि एसेट्स 3 तरह के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो कुछ लोगों को बच्चों गलतफहमी है कि जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं यही होते हैं तुम्हारे फिक्स एसेट्स, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉन करंट एसेट्स फिक्स एसेट्स नहीं होते। ठीक है, हाँ, तो नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं समझ लो। नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं, वैसे मैंने पहले बता दिया है, इसे हम 1 साल से ज़्यादा के लिए अपने पास रखते हैं। ठीक है, और नॉन करंट एसेट्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे फिक्स एसेट्स नॉन करंट एसेट्स होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट एसेट्स होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन और एडवांस अगर हम किसी को देते हैं, अगर हम किसी को लोन देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या किसी को एडवांस पैसा देते हैं, ये भी नॉन करंट एसेट्स होता है। और अदर नॉन करंट एसेट्स भी नॉन करंट एसेट्स होता है। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर 4 एसेट्स आते हैं। ठीक है, इन चारों के नाम याद कर लेना। ठीक है बच्चों, लेकिन नॉन करंट एसेट्स के नॉन करंट एसेट्स जो हैं ये 4 तरह के होते हैं, और फिक्स एसेट्स जो है वो नॉन करंट एसेट्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स जो है वो नॉन करंट एसेट्स का ही एक पार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स भी आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस और अदर नॉन करंट एसेट्स आता है। तो नॉन करंट एसेट्स का ही एक पार्ट है फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो आज हम समझेंगे फिक्स एसेट्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, अगर हम फिक्स एसेट्स के बारे में समझें अच्छे से तो हम एक बात समझते हैं कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसी एसेट्स भी चाहिए होती है जो एसेट्स हम अपने पास परमानेंट रखें। ठीक है, उस एसेट्स को हम बेचते नहीं हैं, उसको हम परमानेंट अपने पास रखते हैं बिजनेस करने के पर्पज़ से। जैसे कि एक फैक्ट्री है और उस कोई भी फैक्ट्री खोलता है और फैक्ट्री में मान लो कुछ भी प्रोडक्शन करना चाहता है, तो बच्चों फैक्ट्री अगर खोलेंगे तो कुछ एसेट्स चाहिए जो परमानेंट रखनी पड़ेगी। जैसे कि बिल्डिंग चाहिए, प्लांट होंगी, मशीनें होंगी, फर्नीचर होगा, ये कुछ चीज़ें चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को कोई भी बिजनेसमैन बेचता नहीं है, क्योंकि अगर वो फिक्स एसेट्स को बेच देगा तो वो कमा नहीं पाएगा। ठीक है, वो अपनी फिक्स एसेट्स के बेस पे ही कमाता है। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स को कोई भी नहीं बेचता। हाँ, फिक्स एसेट्स बेचे जाते हैं, लेकिन तब बेचे जाएंगे जब ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे पूरी तरह से, यानी जब ये ख़राब हो जाएंगे या उसके बदले में कोई नई एसेट्स आएगी तभी इसको बेचा जाएगा, वरना फिक्स एसेट्स को कोई नहीं बेचता। आप लोग राशन की दुकान में जाओगे तो राशन की दुकान में भी देखते होगे कि एक राशन का दुकानदार लकड़ी की अलमारी लगाता है। ठीक है, और उसके पास फ्रिज होती है, उसके पास एक टेबल होता है, उसके पास तराजू होता है, ये उसकी फिक्स एसेट्स होती है। वो कभी भी इसको नहीं बेचता। ठीक है, वो आटा, चावल, साबुन, सर्फ, तेल, ठीक है, चाय पत्ती, चीनी, ये सब चीज़ें बेचेगा, लेकिन वो अपना तराजू कभी नहीं बेचेगा। ठीक है, वो अपनी लकड़ी की जो अलमारी है वो कभी नहीं बेचेगा, अपना फ्रिज कभी नहीं बेचेगा, क्योंकि ये उसकी एसेट्स है और वो इसी से कमाता है। ठीक है, तो अब जैसे हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो हमारे पास भी छोटी मोटी कुछ एसेट्स होती है, जैसे हमारे पास कूलर हो सकता है, एसी हो सकता है, चेयर हो सकते हैं, बोर्ड हो सकता है, पंखा हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है। तो ये हमारी एसेट्स होती है। हम इसको बेच देंगे तो हम कमाएंगे कैसे? तो फिक्स एसेट्स को कभी भी बेचा नहीं जाता, इसको रखा जाता है लॉन्ग टाइम के लिए और हम इसी से आगे फ्यूचर में कमाते हैं। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स के बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या है। लिखा फिक्स एसेट्स आर दोज नॉन करंट एसेट्स। देखो क्या बोला है कि फिक्स एसेट्स जो है वो एसेट्स तो है, लेकिन वो नॉन करंट एसेट्स है, मतलब नॉन करंट एसेट्स का एक पार्ट है। तो फिक्स एसेट्स आर दोज नॉन करंट एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज विच आर हेल्ड नॉट टू रीसेल, जो हम अपने पास रखते हैं नॉट टू रीसेल मतलब इसको रीसेल करने के पर्पज से नहीं रखते। यानी कि हम फिक्स एसेट्स को खरीद के लाते तो हैं, लेकिन हम इसको सेल नहीं करते, यानी सेल करना हमारा पर्पज नहीं होता। ठीक है, हम इसको सेल नहीं करते, हम इसको अपने पास रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए और हम इससे अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो नॉट टू रीसेल बट विद द पर्पज टू इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, हम किस पर्पज से इस एसेट्स को रखते हैं अपने पास, अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि फिक्स एसेट्स हमारे पास होंगी तो हम ज़्यादा कमा पाएंगे। ठीक है, और लंबे टाइम तक कमा पाएंगे। तो हम अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए
फिक्स एसेट्स रखते हैं अपने पास, ठीक है। बात समझ में आ गई। हम इसको सेल करने के पर्पज़ से नहीं खरीदते, हम इसको खरीदते हैं अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाएँ। आगे लिखा फिक्स एसेट्स फर्दर क्लासीफाइड इनटू। फिक्स एसेट्स को आगे भी कुछ पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया गया है, 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। एक टेंजिबल एसेट्स है, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स है। तो बच्चों बिजनेस में 2 तरह के एसेट्स हो जाते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? तो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो इनका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। अब जैसे ये बोर्ड आप देख रहे हो, ये बोर्ड जो है ये मेरा एक एसेट्स है। मैं अगर ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो ये बोर्ड मेरा एक एसेट्स है, इसको हम देख भी सकते हैं, इसको हम छू भी सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक फैक्ट्री के अंदर मशीन जो है उसकी क्या है, ये भी एक टेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि इसका भी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का भी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, उनका कुछ अस्तित्व होता है, ठीक है। पढ़ के देखते क्या लिखा है। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। लिखा टेंजिबल एसेट्स उन एसेट्स को बोलते हैं जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब एक उनकी बॉडी होती है। जैसे ये बोर्ड आप देख रहे हो तो बोर्ड की एक बॉडी है, बिल्डिंग की एक बॉडी होती है, ठीक है। मशीन की एक बॉडी होती है, ठीक है। उनकी एक बॉडी होती है अपनी, उनका यानी कि हम उसको बोलेंगे फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उनका, उनको देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। आगे लिखा है इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि इनकी एक अपनी बॉडी होती है। दे कैन बी सीन, इनको सीन किया जा सकता है, आराम से तुम कोई भी देख सकता है। एंड टच, और साथ में इसको टच भी कर सकते हो तुम, ठीक है। एग्जाम्पल लैंड, लैंड मतलब ज़मीन हो गया, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर और फर्नीचर एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। इसको हिंदी में हम दृश्य संपत्ति बोलते हैं। ये देखा जा सकता है, आंखों से छुआ भी जा सकता है इनको, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स भी फिक्स एसेट्स का ही पार्ट है। तो इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। देखो क्या लिखा, डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब कि इनकी कोई बॉडी नहीं होती, इनका कोई शरीर नहीं होता। जैसे मशीन की बात करें तो मशीन की एक बॉडी होती है, इनका एक अपना शरीर होता है, तो वो टेंजिबल एसेट्स हो गया। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई बॉडी नहीं होती, ठीक है, उनका कोई शरीर नहीं होता, ठीक है। तो हम कहेंगे उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इनकी कोई बॉडी नहीं होती। दे कैन नॉट बी सीन, इनको देख नहीं सकते। एंड टच, और टच भी नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। इनको देख भी नहीं सकते, तुम टच भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे कि बात करते हैं, एग्जाम्पल है इसका गुडविल। गुडविल का मतलब मैंने बता रखा है कि क्या होता है। गुडविल एक अच्छा नाम होता है मार्केट में, ठीक है। आपका फेम, रेपुटेशन होता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा कमाते हो और नए नए कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट होते हैं। तो गुडविल एक एसेट्स है, इससे आप फ्यूचर में बहुत पैसा कमाते हो, प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है। इसी तरीके से पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये कुछ ऐसे एसेट्स हैं, ना तो इनको देख सकते हो और ना ही इनको छू सकते हो, ठीक है। तो इनको देख भी नहीं सकते, इनको छू भी नहीं सकते, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो बच्चों टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स दोनों फिक्स एसेट्स के पार्ट हैं। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने करंट एसेट्स की ओर कि करंट एसेट्स क्या होती है। हाँ, तो अब हमें इतना समझ में आ गया कि फिक्स एसेट्स क्या होता है, समझते हैं करंट एसेट्स। तो बच्चों अगर हम एक बिजनेस की बात करते हैं, एक बिजनेस में अगर हम सारे के सारे फिक्स एसेट्स खरीद लें तो हम कमाएंगे कैसे? सिर्फ फिक्स एसेट्स के बेस पे कमाया नहीं जा सकता। अगर हम ये सोचें कि हमने बिल्डिंग खरीद ली, हमने मशीन खरीद ली, हमने प्लांट खरीद लिया, हमने फर्नीचर खरीद लिया, अब हम कमाएंगे, तो बच्चों बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ फिक्स एसेट्स के बल पे कमा लें। हमें कुछ करंट एसेट्स भी चाहिए होते हैं। करंट एसेट्स में वो एसेट्स होते हैं जो कैश में बहुत ही जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट्स क्या होता है? तो करंट एसेट्स उन एसेट्स को बोलते हैं जिसको हम बिजनेस को रनिंग करने के लिए रखते हैं अपने पास और अपने बिजनेस को चलाने के लिए रखते हैं। एक जैसे छोटा सा एग्जांपल, मान लो मैंने कोई राशन की दुकान खोली, ठीक है, आटा, चावल, दाल, तेल, साबुन, सर्फ बेचता हूँ, ठीक है। इसकी मैंने दुकान खोली। अब जब मैंने दुकान खोलूँगा तो मुझे कुछ एसेट्स ऐसे भी रखने पड़ेंगे जिसके बेस पे मैं कमाऊँगा। जैसे अगर मैं दुकान खोलूँगा तो मुझे दुकान में आटा भी चाहिए, आटा रखना पड़ेगा, दुकान में चावल रखना पड़ेगा, दुकान में दाल रखना पड़ेगा, ठीक है, चीनी रखनी पड़ेगी दुकान में, ठीक है। इसी तरीके से चाय पत्ती भी रखनी पड़ेगी। तो बच्चों इस तरीके से साबुन भी रखना पड़ेगा। तो अगर हम दुकान खोलते हैं राशन की तो हमें कई सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये सब करंट एसेट्स होगी। क्या होगी? करंट एसेट्स।
करंट एसेट्स इनको क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चों इनको हम बेचेंगे, इनको बेच के इनको कैश में कन्वर्ट करेंगे। आटा बेचेंगे पैसे लेंगे, चावल बेचेंगे पैसे लेंगे, दाल बेचेंगे पैसे लेंगे, साबुन, चायपत्ती, तेल, चीनी बेचेंगे और पैसे लेंगे। तो इनको क्या किया जाता है, इनको कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं करंट एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कैश में कन्वर्ट करने के लिए रखा जाता है। अगर हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो जिसको भी हम उधार माल बेचते हैं वो हमारा बन जाता है डेटर। डेटर कौन होता है, डेटर जिसको उधार माल बेचते हैं। तो ये भी कुछ टाइम बाद कैश में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है, अगर हमने किसी को उधार माल बेचा तो हमारा डेटर बनेगा और डेटर कुछ टाइम बाद हमें पैसे देगा तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से होता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल बच्चों ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है जो बाद में कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो कैश, अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, आटा, चावल, दाल, हमारी एक दुकान है इनकी। अब कोई कस्टमर आता है 500 का नोट हमें देता है और वो 300 रुपये का सामान हमसे खरीद के लेके जाता है, तो हमें 200 रुपये उसको वापस भी करने पड़ेंगे। तो हमारे पास कुछ कैश भी होना चाहिए, तो कैश भी एक करंट एसेट्स है। कैश के बिना कोई भी, देखो तुमने देखा होगा आसपास तुम्हारे जितने भी दुकानदार होंगे सब अपने पास कैश रखते हैं। बिना कैश के वो दुकान चला ही नहीं पाएंगे। अगर उनके पास कैश नहीं होगा तो तुम उनसे 500 का नोट दो और 300 का सामान खरीदो तो वो तुम्हें 200 रुपये वापस भी करेगा। कैश होगा तभी तो वापस करेगा वो, ठीक है। कैश नहीं होगा तो वापस कैसे करेगा। तो इसलिए कैश भी होना ज़रूरी है। और बैंक में भी पैसे रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करते हैं कि अपने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन बैंकों के द्वारा ही करते हैं। नॉर्मली 20,000 से ऊपर के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बैंक के द्वारा ही करते हैं और छोटे मोटे ट्रांजैक्शन ही कैश में करते हैं। तो बैंक में भी पैसे होने चाहिए। तो कैश, बैंक, डेटर और इसको हम बोल सकते हैं स्टॉक, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, करंट एसेट्स होती है। इनके बिना हम कमा ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, तो अब हम समझते हैं कि करंट एसेट्स क्या होता है। तो लिखा करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज विद द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग दैम इनटू कैश। लिखा कि किस पर्पज, हम करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम अपने पास रखते हैं। किस पर्पज से रखते हैं, पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग दैम इनटू कैश। हम उसको कैश में कन्वर्ट करने के पर्पज से अपने पास रखते हैं। बात समझ में आ गई। यानी हमारे पास कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम जल्दी से जल्दी बेच के कैश में कन्वर्ट करते हैं। और बच्चों कैश में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी, हमें अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी होती है, हमें घर का किराया देना होता है, बिजली का बिल भरना पड़ता है और बहुत से खर्चे करने पड़ते हैं। तो ये एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम बेच के प्रॉफिट कमाते हैं और प्रॉफिट कमा के हम अपने सारे खर्चे पूरे करते हैं। तो इसलिए कैश में कन्वर्ट करने के लिए ही इनको रखा जाता है। आगे लिखा विद इन ए शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड मतलब जल्दी से जल्दी इनको कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मली 1 साल के अंदर अंदर ही इनको बेच के या इनसे पैसे लेके इनको कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे स्टॉक हमारे पास रखा है तो इनको हम नॉर्मली जल्दी से जल्दी इनको कैश में कन्वर्ट कर देंगे। हम सोचेंगे इनको जल्दी से जल्दी बेच के इनसे कैश करवा लें। डेटर से जल्दी पैसे लेने की कोशिश करेंगे। और कैश और बैंक ऑलरेडी कैश में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको हम काफ़ी शॉर्ट पीरियड में यानी नॉर्मली 1 साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, गुड्स आर परचेज विद द पर्पज ऑफ रीसेल। जैसे हमने कोई गुड्स खरीदा, मतलब स्टॉक खरीदा, और स्टॉक यानी कि हमने गुड्स खरीदा, वो गुड्स हम क्यों खरीदते हैं, वो गुड्स हम खरीदते हैं पर्पज ऑफ रीसेल, रीसेल के पर्पज से खरीदते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। हम गुड्स इसलिए खरीदते हैं ताकि हम गुड्स को खरीद के उसको क्या करें, रीसेल करें, ठीक है। डेटर्स एग्जिस्ट टू कन्वर्ट देम इनटू कैश। डेटर्स भी होते हैं हमारे पास जिनको हम उधार माल बेचते हैं, तो डेटर भी बाद में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो हमें पैसे देते हैं तो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम जो गुड्स खरीदते हैं उनको हम रीसेल करते हैं, वो भी बाद में कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो नॉर्मली कितने टाइम के अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, 1 साल के अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कुछ बातें और समझते हैं। हाँ बच्चों, ये था पार्टनरशिप फर्म के केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन कुछ और होती है। यहाँ पे तो सिंपल है, 11th क्लास में आपके सिलेबस में यही है कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको शॉर्ट पीरियड यानी कि 1 साल के अंदर अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में ऑपरेटिंग साइकिल भी देखना पड़ता है। तो तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। जब आप लोग 12वीं क्लास में आ जाओगे और या फिर मैं जब 12वीं की वीडियो बनाऊंगा, 12th क्लास की वीडियो बनाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि कंपनी के केस में करंट एसेट्स की डेफिनेशन क्या है और नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो कंपनी के केस में डेफिनेशन बदल जाती है,
ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में, सोल प्रोप्राइटर के केस में यही डेफिनेशन रहेगी और आपके सिलेबस में भी यही डेफिनेशन आपको लिखना है। तो बच्चों ये दो एसेट्स हम समझ गए। करंट एसेट्स क्या होता है, एक बार शॉर्टकट में समझ लो। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम रीसेल करने के पर्पज से रखते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट करने के पर्पज से रखते हैं, ठीक है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और समझते हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उसका नाम है फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। हाँ तो बच्चों फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है? देखो बच्चों फिक्टिशियस एसेट्स रियल, अगर मैं रियल बात करूँ कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, तो नाम का ये एसेट्स है लेकिन ये एसेट्स नहीं होता। हाँ फिक्टिशियस एसेट्स जो होते हैं ये रियल में लॉसेस होते हैं, लॉस होते हैं ये, ठीक है। कोई कहे ये एसेट्स है तो नहीं, ये कोई एसेट्स नहीं है, ये लॉस है, ठीक है। लॉस बोल लो या इसको हैवी एक्सपेंस बोल लो, बहुत बड़े एक्सपेंसेस होते हैं ये, ठीक है। तो क्या होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, चलो इस बात को हम समझते हैं, ठीक है। बच्चों मान लो ये आपकी एक बैलेंस शीट है और ये बैलेंस शीट का ये एसेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि हमने एक प्रचार किया, एक एडवर्टाइजमेंट करवाया, हमने एक एडवर्टाइजमेंट करवाया और ये एडवर्टाइजमेंट हमारा हुआ 50,000 रुपये का। हमने एक एडवर्टाइजमेंट करवाया और ये एडवर्टाइजमेंट हमने कितने रुपए का करवाया? 50,000 रुपये का हमने एक प्रचार किया, ठीक है। अब हमें ऐसा लगता है कि इस 50,000 का जो हमने एडवर्टाइजमेंट करवाया, प्रचार करवाया, इस प्रचार से हमें जो फ़ायदा मिलने वाला है, हमें फ़ायदा 5 साल तक मिलेगा। हमें फ़ायदा कब तक मिलेगा? 5 साल तक फ़ायदा मिलेगा। अब क्या करें? क्या इस 50,000 को 1 साल का ही खर्चा मान लें? तो इसका आंसर नहीं, गलत होगा। अगर हमने एडवर्टाइजमेंट आज किया है और हमारी जेब से 50,000 रुपये आज गए हैं, लेकिन फ़ायदा तो हमें 5 साल तक मिलेगा, बेनिफिट तो हमें 5 साल तक मिलने वाला है। अगर हमें बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा तो इस 50,000 को 1 साल का खर्चा मानना गलत होगा। तो इसलिए हम इसको 1 साल का खर्चा नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे, इस 50,000 के खर्चे को 5 से भाग दे देंगे और कितना आएगा? फिर ये आएगा 10,000 रुपये आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ खर्चा 10,000 रुपये मानेंगे 1 साल का। हम क्या करेंगे बताता हूँ मैं आपको, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। एक बार देख लेते हो बैलेंस शीट का ये कवर हो रहा है नहीं हो रहा। तो बच्चों एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये बाद में बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बस अभी इतना समझ लो। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले साल 10,000 रुपये का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का खर्चा 10,000 रुपये पहले साल हम यहाँ दिखाएंगे और बैलेंस शीट में दिखाएंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 40,000 रुपये, ये पहले साल है। तो बच्चों जितना खर्चा हम, यानी कि हम इस खर्चे को 5 साल में बांट देंगे, जितना खर्चा हमने इस साल का माना है इसको बोलेंगे हम राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 10,000 रुपये हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब हमने इसको खर्चा मान लिया इस साल का, और बाकी जो 40,000 रुपये यहाँ पे है ये क्या है, नॉट रिटर्न ऑफ। इसको बोलेंगे नॉट रिटर्न ऑफ, मतलब ये ऐसे खर्चे हैं जो राइट ऑफ नहीं हुए। मतलब ये खर्चे तो है लेकिन अभी इसको इस साल का खर्चा नहीं माना गया, ठीक है। ये खर्चा तो है लेकिन इस साल का खर्चा नहीं माना गया, ये खर्चा फ्यूचर के ईयर का होगा, अभी का खर्चा नहीं है ये, ठीक है। इस साल का खर्चा 50,000 में से 10,000 का खर्चा, 50,000 में से 10,000 का खर्चा हमने इस साल का मान लिया, 40,000 हमने क्या किया, एसेट्स में दिखा दिया, ठीक है। वो इस साल का खर्चा नहीं है। अगले साल फिर यही होगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नाम से 10,000 का खर्चा हम यहाँ दिखा देंगे नेक्स्ट ईयर, और यहाँ पे 40 में से 10 यहाँ चला जाएगा, तो अगले साल ये खर्चा कम हो जाएगा, ये बचेगा 30,000 का। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर, फिर तीसरे साल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का खर्चा 10,000 रुपये फिर यहाँ दिखा देंगे, और यहाँ बचेगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, यहाँ बचेगा 20,000। फिर 10,000 रुपये फिर नेक्स्ट ईयर 4th ईयर में
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का खर्चा यहाँ दिखा देंगे और यहाँ पर बचेगा 10,000, ठीक है। और फिर उसके बाद 5वें साल में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का खर्चा यहाँ दिखा देंगे और यहाँ पर बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, 0 हो जाएगा फिर, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे एक बात समझ लो अच्छे से, तो जितना हम हर साल 10-10 हज़ार रुपये को खर्च मानते चल रहे हैं, हर साल 10-10 हज़ार के खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते जा रहे हैं, ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। तो जितना खर्चा हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे उसको हम बोलेंगे कि हम राइट ऑफ कर रहे हैं, और जितना खर्चा बैलेंस शीट में बच जाएगा उसको हम बोलेंगे नॉट राइट ऑफ, ये राइट ऑफ नहीं हुआ, ठीक है। तो जितना पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा ये राइट ऑफ हो गया, और जितना पार्ट डेबिट नहीं होगा वो नॉट राइट ऑफ होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि फिक्टिशियस एसेट्स होते क्या हैं। तो बच्चों फिक्टिशियस एसेट्स उन एसेट्स को बोला जाता है जो रियल में लॉसेस होते हैं या खर्चे होते हैं, ये बड़े खर्चे होते हैं, ठीक है, जिनका बेनिफिट हमें कई साल तक मिलता रहता है, ठीक है। और इन खर्चे को हम किसी एक साल में राइट ऑफ ना करके कई साल तक राइट ऑफ करते हैं। जैसे 50,000 के खर्चे को हमने एक बार में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000 एक साथ नहीं दिखाया, उसको 10-10 हज़ार करके 5 साल तक, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक दिखाया। अगर 50 में से 10,000 यहाँ दिखा दिया तो 40,000 रुपये यहाँ दिखाएंगे, क्योंकि 40 अभी राइट ऑफ नहीं हुआ, इसको हम आने वाले 4 साल में दिखाएंगे। तो ये हमारा फिक्टिशियस एसेट्स है 40,000। फिर इसमें से 10,000 फिर राइट ऑफ हो जाएगा, फिर बचेगा 30,000, ये नॉट राइट ऑफ है, ये 30,000 फिक्टिशियस एसेट्स होगा। फिर 30,000 में से 10,000 फिर राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, वहाँ बचेगा 20,000, तो ये 20,000 फिक्टिशियस एसेट्स है, ये नॉट राइट ऑफ है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब हम समझते हैं, हाँ एक बात और समझते हैं थोड़ा सा। बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, एसेट्स साइड में क्यों दिखाया। तो बच्चों कहीं ना कहीं तो ट्रांसफ़र करना ही था, ठीक है। एक बात आपको बताता हूँ, एसेट्स जो होते हैं इनके हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, इनका हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। और जितने भी एक्सपेंस होते हैं, यानी कि जितने भी लॉसेस होते हैं, ठीक है, तो इनका भी जो बैलेंस होगा भी तो डेबिट बैलेंस ही होगा। तो दोनों का नेचर लगभग सेम है, ठीक है, दोनों डेबिट से ही बढ़ते हैं, एसेट्स भी डेबिट से बढ़ता है और एक्सपेंस भी डेबिट से बढ़ता है, जिस वजह से दोनों का नेचर सेम हो गया और दोनों को सेम जगह दिखाते हैं। एसेट्स को भी एसेट साइड में दिखाते हैं और फिक्टिशियस एसेट्स को भी एसेट्स में दिखाते हैं, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स भी डेबिट से ही बढ़ता है, ठीक है, डेबिट बैलेंस इसका भी होता है। तो अब हम आगे डेफिनेशन पे आते हैं कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। तो फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नाइदर टेंजिबल एसेट्स नाइदर टेंजिबल एसेट्स, ना तो टेंजिबल एसेट्स है नॉर इनटेंजिबल एसेट्स। मतलब फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो ना तो टेंजिबल एसेट्स है और ना ही इनटेंजिबल एसेट्स है। दे आर लॉसेस, देखो क्या लिखा है, दे आर लॉसेस, ये लॉस होते हैं, नॉट रिटर्न ऑफ, नॉट रिटर्न ऑफ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी ट्रांसफर नहीं हुए हैं, ठीक है। नॉट रिटर्न ऑफ मतलब अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए हैं, ये आने वाले कुछ सालों बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो नॉट रिटर्न ऑफ अभी राइट ऑफ नहीं हुए हैं। इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड, मतलब जिस ईयर में ये खर्च किए गए हैं, ठीक है, उस ईयर में ये राइट ऑफ नहीं किए गए हैं, ये आने वाले साल में राइट ऑफ होंगे, बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि ये राइट ऑफ तो होंगे लेकिन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक साल में राइट ऑफ नहीं होंगे, ये कई साल बाद राइट ऑफ होंगे। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का हमें लगता है कि बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा, तो हम इसको क्या करते हैं 5 से भाग दे के 10-10 हज़ार रुपये करके 5 साल में राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये कई तरह के हो सकते हैं बच्चों। एग्जाम्पल है इसका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसी तरीके से हो सकता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रमोशनल एक्सपेंसेस, और भी कई हो सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक बार फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में फिर से समझा दूँ। फिक्टिशियस एसेट्स रियल में कोई एसेट्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये एक लॉस होता है जिसको राइट ऑफ नहीं किया गया है, ठीक है। इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है, इसको फ्यूचर में हम राइट ऑफ करेंगे, मतलब इसको फ्यूचर में खर्चा मानेंगे, अभी ये खर्चा नहीं है पूरा। अगर 50,000 रुपये हमने पे किए हैं और बेनिफिट हमें 5 साल तक मिलता है, तो हम 10-10 हज़ार रुपये करके 5 साल में इस खर्चे को दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और एक बात और, इस वीडियो को देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लेना, तो ये वीडियो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगी, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।